नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के दूसरे पेपर के बारे में। हिंदी अनुवाद के 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण उसको मैंने बारीकी के साथ समझाया था, आपने उसको बहुत पसंद किया। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद का दूसरा पेपर, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस अगले 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं बार बार बताता हूँ। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। फिर सुन लीजिए सभी लोग, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, फोर्थ सेमेस्टर में हो सकता है ये ना पूछा जाए, ठीक है। बाकी आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह छेठ यूनिवर्सिटी, एम.जे. प्यारे बरेली रोहिलखंड, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहां पर भी हिंदी अनुवाद का पेपर आपका होता है, वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 50 क्वेश्चंस मैंने देख लिया था क्लास 1 में, और 50 क्वेश्चंस हम क्लास 2 में देखेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका 100 क्वेश्चन की श्रृंखला के बाद में एक 100 क्वेश्चन के एक मैं वीडियो और लाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही 3-4 वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा हिंदी अनुवाद के लिए, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर भी आपको मिलेगा, तमाम सारा नोट्स पहले से अवेलेबल है, बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। और को करिकुलर मास्टर पर भी आपको तमाम सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर दें भाई। चले पहला प्रश्न, तो ये 2026 और 27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, 28 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न, अनुवाद जोड़ता है। अनुवाद जोड़ता है बहुभाषिक समाज को, भिन्न संस्कृतियों को और भिन्न भाषा को। दो भाषाओं को जोड़ता है, दो संस्कृतियों को जोड़ सकता है, बहुभाषिक समाज को, सभी को जोड़ता है। ऐसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, अगर अनुवाद ना होता तो एक एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य की बातों को समझ पाते नहीं समझ पाते। इसलिए अनुवाद के माध्यम से ही हम देश विदेश की चीज़ों को जान पाते हैं। आजकल अनुवाद तो बड़ा सस्ता हो गया है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर है, किसी भी भाषा का अनुवाद किसी भी भाषा में आप तुरंत कर सकते, तुरंत जान सकते कि कोई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो अब तो बड़ा आसान हो गया है। पहले दुभाषिया होता था, वो अनुवाद करता रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी को अनुवाद जोड़ता है। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका, नायडा के द्वारा, नायडा एक विद्वान है, विदेशी विद्वान है, अनुवाद को लेकर के काफी काम किया है इन्होंने। नायडा के द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है, बताएं। नायडा के द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो इनमें से विश्लेषण, अंतरण और अनुवाद, ये तीनों एक प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल है। यूजीन नायडा इनका पूरा नाम है। इन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण बताए। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए? तो 3 चरण बताए। कौन कौन से? पहला है विश्लेषण, यानी कि स्रोत पाठ को, यानी जो भाषा दी गई है उस भाषा को पहले समझना, फिर उसका ट्रांसफर करना यानी अंतरण करना, दूसरी भाषा को, दूसरी मतलब अर्थ को समझ करके दूसरी भाषा में उसको ले जाना। फिर तीसरा आपका होता है आपका पुनर्गठन, यानी कि लक्ष्य भाषा में उसको ढालना, ठीक है। यहाँ पर सी अनुवाद को प्रक्रिया के रूप में शामिल किया गया है, तो अनुवाद, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका चुका, अनुवाद की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद शुरू होता है। अनुवाद की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में अनुवाद की समीक्षा और अनुवाद का मूल्यांकन दोनों शुरू होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। क्योंकि जब अनुवाद का काम पूरा हो जाता है तब ये सुनिश्चित किया जाता है कि अनुवाद कितना अच्छा है, इसकी गुणवत्ता कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है। यानी समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन की प्रक्रियाएं अनुवाद होने के बाद में शुरू होती है कि अनुवाद कितना अच्छा है, कितना बुरा है, स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा तक पहुंची कि नहीं पहुंची, सारी चीजें चेक की जाती हैं। चौथा क्वेश्चन, अनुवाद संबंधी सभी अवयवों को क्या कहते हैं? अनुवाद संबंधी सभी अवयवों को अनुवाद अध्ययन कहते हैं। अनुवाद अध्ययन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अनुवाद से जुड़े सिद्धांतों को, प्रक्रियाओं को, मूल्यांकन को, इतिहास को, सभी तत्वों को समग्र रूप से अनुवाद का अध्ययन कहा जाता है। ट्रांसलेशन स्टडीज के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न आपका आ चुका, अनुक्रिया संबंधी प्रभाव मापा जा सकता है। अनुक्रिया संबंधी प्रभाव को बोधन परीक्षण के द्वारा भी माप सकते हैं, शास्वर पठन द्वारा के माप सकते हैं, और क्लोज परीक्षण के द्वारा भी आप अनुक्रिया संबंधी प्रभाव को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये बात, क्लोज परीक्षण जो है शब्दावली की सटीकता को मापता है, बोधन परीक्षण समझ की जांच को देखता है, शास्वर पाठन प्रवाह की जांच को देखता है, ठीक है। ये सब अनुवाद के प्रभाव को मापने के लिए ये सारे परीक्षण जो होते हैं किए जा सकते हैं। छठवां प्रश्न आपका आ चुका है, साहित्योत्तर अनुवादक की कसौटी है, बताएं। साहित्योत्तर अनुवादक की कसौटी है, मूल स्रोत
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मूल स्रोत भाषा के अलावा विषय का भी पर्याप्त ज्ञान आवश्यक होता है अनुवादक को। ठीक है, तो साहित्योत्तर अनुवादक की कसौटी यही होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन से अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी कौन सी है? देखिए, कविता, कहानी या उपन्यास का अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल लेखक की तरह ही एक क्रिएटिव होना पड़ता है, सृजनात्मक होना पड़ता है। ठीक है, ताकि मूल कृति का भाव बना रहे। इसीलिए अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की प्रमुख कसौटी होती है किसमें? साहित्यिक अनुवाद के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से साहित्यिक अनुवाद से संबंधित सही वाक्य को चुनिए। बताएं, सही वाक्य इनमें से कौन सा है बेटा? बताएं सही वाक्य। देखिए, पहला है मेटाफेज, जहां शब्दशः अनुवाद किया जाता है। देखिए, बिल्कुल इसका ये भी सही है। पैराफेज, जहां अनुवादक अपनी ओर से कभी छूट लेता है, बिल्कुल ठीक है। मिटिटेशन, जहां अनुवादक मूल के कुछ संकेतों को ग्रहण करता हुआ पूर्ण स्वतंत्रता प्रदर्शन करता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, अनुवाद से रिलेटेड हैं। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का डी ऑप्शन। ठीक है, तो मेटाफेज यानी शब्दता, पैराफेज माने होता है व्याख्यात्मक छूट के साथ, और इमिटेशन मतलब होता है मूल संकेतों को लेकर के स्वतंत्र रचना लिखना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से किसे अपनी प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जाता है? बताएं, 9वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे अपनी प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जाता है? तो अनुवाद समीक्षा को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुवाद समीक्षा केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आलोचना की एक स्वतंत्र विधा भी है, जो कि ये एक प्रकार से जो है आलोचना भी, यानी अगर अनुवाद गलत है, अनुवाद में कमियां हैं, तो उसको भी बताएगा पूरा। ठीक है, 10वां प्रश्न, नाटकों के अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? नाटक का अनुवाद करते समय सांस्कृतिक परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि क्या होता है, नाटक मंचन के लिए होते हैं, लिखे जाते हैं, जहां पात्रों के संवाद, व्यवहार और उनके सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े हुए होते हैं। तो दूसरी भाषा में ढालना कठिन काम हो जाता है, क्योंकि वो परिवेश, वो संस्कृति, जिस संस्कृति के लिए नाटक लिखा गया है, वो संस्कृति दूसरा वो नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक परिवेश, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, पुनरीक्षक के लिए गुण होने, पुनरीक्षक यानी जो रिवीजन करता है कि अनुवाद कहाँ गलत हुआ है, उसकी सही की जाए। ठीक है, उसी को पुनरीक्षक बोलते हैं। तो पुनरीक्षक के अंदर सजग और सचेत रहना चाहिए। ठीक है, अनुदित सामग्री के विषयों का समय ज्ञान होना चाहिए उसको, बहुपठित और बहुज्ञ होना यानी विद्वान होना चाहिए, ताकि वो एक प्रकार से अनुवादक से जो कमियां रह गई हैं उनको एक प्रकार से वो दूर कर सके, और एक अच्छा एक प्रकार से अनुवाद में जो कमियां हैं, कोई क्वालिटी घटी है, तो उसको व्यवस्थित कर सके, बता सके कि भाई कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। 12 नंबर प्रश्न, पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया के किस चरण में आता है? पुनरीक्षण जो होता है अनुवाद प्रक्रिया के किस चरण में आता है बेटा? तो पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया के तृतीय चरण में आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर पहले चरण में विश्लेषण, दूसरे चरण में अंतरण होता है, तीसरे चरण में पुनरीक्षण यानी संपादन आता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विषय में मानक शब्दावली सीमित होने की समस्या पाई जाती है? बताए, 13 नंबर, किस विषय में मानक शब्दावली सीमित होने की समस्या पाई जाती है? तो मानविकी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीकी और कार्यालयी विषयों में शब्दावली निश्चित होती है, लेकिन मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में अक्सर भाव और विचार के लिए मानक शब्दों की कमी या विविधता दिखाई पड़ती है। एक शब्द के लिए कई सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं एक भाव के लिए। अनुवाद की भूमिका होती है, अनुवाद की भूमिका जो होती है बेटा, ये सामाजिक विकास में भी होती है, ज्ञान के विकास में भी, और सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास में भी, सभी के विकास में अनुवाद की भूमिका होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के विकास में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के आधार बताए हैं। नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के 3 जो है आधार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 मापदंडों पर जोर दिया है। पहला है सूचनात्मक सुस्पष्टता, दूसरा है प्रभाव की समानता, और तीसरा है लक्ष्य की सहजता। ये 3 आधार पर मूल्यांकन करने की बात करते हैं नायडा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, साहित्योत्तर विषय का अनुवाद करते समय मूल और स्रोत भाषा के साथ साथ किसका ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो साहित्योत्तर विषय का अनुवाद करते समय मूल भाषा और स्रोत भाषा का ज्ञान तो आपको है, इसके साथ ही साथ में आपको उस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए जिस विषय का अनुवाद हमको करना होता है, संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप, जैसे आप अगर भूगोल या अर्थशास्त्र का अनुवाद कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से साहित्योत्तर अनुवाद में कौन सा क्षेत्र शामिल है? अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, तीनों क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी का अनुवाद क्या था? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत का आपको जो है अनुवाद करना है हिंदी से अंग्रेजी में, तो आपको अंग्रेजी हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ ही साथ में आपको अर्थशास्त्र भी आना चाहिए, मनोविज्ञान भी आना चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट का अनुवाद करना है। अनुवादक का गुणधर्म होना चाहिए पक्षपाती, बिल्कुल भी नहीं, तटस्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, तटस्थ होना चाहिए। एक अच्छे अनुवादक को अपनी व्यक्तिगत राय छोड़ करके नेचुरल यानी तटस्थ रह करके मूल लेखक के विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, कोई लाग लपेट की बात नहीं करनी चाहिए। 19 नंबर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 यानी 1971 में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 को की गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी कौन सी? हिंदी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है कहता है कि भारत की जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी और हिंदी जो है भारत की संघ की राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है हिंदी का ऑब्जेक्टिव का, लिखित के सभी का, या आपको कोर्स से ज्वाइन होना पीडीएफ वाले, तो आप जुड़ सकते हैं 9984 039 139 पर आप एसएमएस करके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, 4th सेमेस्टर, मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का। ठीक है, और आपका को करिकुलर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस हो, कोई भी हो आपका को करिकुलर में, उन सभी का नोट्स आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई तो ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, लिखित का, दोनों का मैं दूंगा। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपके ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाएंगे, 400-500 क्वेश्चंस के। ठीक है, और जो को करिकुलर का ऑब्जेक्टिव होगा उसका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का यानी कि 4-5 सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। ठीक है, अगर जो बच्चा हमसे जो है 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर एक साथ जुड़ेगा, उसके लिए फीस कम कर दी गई, मात्र 150 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा 1 साल तक का कोर्स। ठीक है, यानी उसमें 4th सेमेस्टर का नोट्स आपको मिलेगा और लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, और उसमें 5th सेमेस्टर का भी आपको मिल जाएगा, यानी 1 साल तक की फीस आपकी 150 रुपये में हो जाएगा। जब आप सीरीज खरीदते कम से कम 500 से 600 रुपये आपकी सीरीज में चले जाते हैं 2 सेमेस्टर के, 150 रुपये में आप सभी सब्जेक्ट का पा जाएंगे, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको पा जाएंगे। 5th सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे, थोड़ा कठिन होता है। एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग और कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा 5th सेमेस्टर में। तो आपको मात्र 150 रुपये फीस जमा करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, पूरा 4th सेमेस्टर, पूरा 5th सेमेस्टर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का जो मैं पढ़ाता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फीस कैसे जमा करनी है, जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने होंगे एक सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर के लिए केवल। और 4th एंड 5th के लिए जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठाने के लिए आपको 150 रुपये फीस जमा करने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना, जब आपको जुड़ना हो तभी एसएमएस करना। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, प्रश्न है, सर्जनात्मक अनुवाद को एकाधिक बार किससे गुजरना पड़ता है? बताएं। 21 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। सर्जनात्मक अनुवादक को एकाधिक बार किससे गुजरना पड़ता है? तो मूल कृति पाठ से गुजरना पड़ता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा है। 22 नंबर, विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा अनुवाद होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवाद जो होता है अलग अलग देशों की संस्कृति, भाषा, इन सभी के बीच में जो है एक जुड़ाव पैदा करता है। 23 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, विचारों का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद होता है। अनुवाद के संदर्भ में यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा देवेंद्र नाथ शर्मा की है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न, पश्चिमी साहित्य परंपरा में लौकिक साहित्य के अनुवाद की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? बताएं। पश्चिमी साहित्य परंपरा में लौकिक साहित्य, पश्चिमी साहित्य परंपरा में लौकिक साहित्य के अनुवाद की परंपरा जो शुरू हुई है रोमन लोगों से शुरू हुई है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोमन जैसे सिसरो, होरेस, इन लोगों ने यूनानी ग्रंथों के अनुवाद को इस परंपरा की नींव मानी जाती है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन से, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली, खड़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ 3 बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी की, जबकि खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली में 5 मतलब कि पूर्वी पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, कौरबी, हरियाणवी, ब्रजभाषा। ठीक है, ये सब आपके आ जाती हैं खड़ी बोली के अंतर्गत, मतलब कि उसमें पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, ब्रजभाषा वगैरह उसमें आती है। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का मानक स्वरूप है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से, 19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध रचना शकुंतला नाटक का अनुवाद किया। बताएं।
19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध रचना शकुंतला नाटक का अनुवाद किया? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1862 ईस्वी में जो है कालिदास के रचना अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली हिंदी में अत्यंत लोकप्रिय अनुवाद किया था शकुंतला नाटक के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर प्रश्न है, अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाली प्रक्रिया है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाली भाषिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 28 नंबर, अनुवाद मानव की मूलभूत एकता की, व्यक्ति चेतना एवं विश्व चेतना के अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह कथन किसका है? 28 नंबर, अनुवाद मानव की मूलभूत एकता की, व्यक्ति चेतना एवं विश्व चेतना में अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह कथन प्रोफेसर जी गोपीनाथन का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुवाद को वैश्विक एकता और मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने वाले सूत्र के रूप में परिभाषित किया गोपीनाथन साहब ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 29 नंबर प्रश्न है, विश्वधैव कुटुंबकम को के स्वप्न को साकार करने की किसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है? 29 नंबर, विश्व विश्व मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, या विश्वधैव कुटुंबकम को इस स्वप्न को साकार करने की जो भूमिका रही है वो किसकी रही? अनुवाद की। अनुवाद ने ही विश्व को एक सूत्र में बांटने का काम किया, एक कुटुंब में, एक परिवार के रूप में उसको बांटने का प्रयास किया है। यानी पूरे विश्व को एक परिवार बनाने के जो विचार हैं उसको धरातल पर या उतारने के लिए, लाने के लिए विभिन्न देशों के बीच की जो भाषाएं उनको समझना बहुत जरूरी है, उनके विचारों को, उनकी संस्कृतियों को जानना। और वो कब जान पाएंगे? जब आप अनुवाद करेंगे तब। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम या विश्वधैव कुटुंबकम। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाने का प्रयास करना मतलब करता है। अनुवाद की परिभाषा किसने दी? अनुवाद की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाने का प्रयास करता है अनुवाद। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर जी गोपीनाथन की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवादक का जो प्रयास है मूल भाषा के संदेश के बिना बदले लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें अनुवाद करना है वह भाषा कहलाती है। जिसमें अनुवाद करना है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, जिसका अनुवाद करना उसको हम लोग जो है स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद करना उसको स्रोत भाषा, यानी का स्रोत भाषा, और लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न है, हमें हिंदी, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लेखकों को उनकी भाषा के नहीं भारतीय लेखक के रूप में देखना चाहिए, तभी भारतीय भाषाएं भारत में और विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगी। यह कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है ये, लोथार लुत्से नाम के विद्वान है, उनका कथन था ये। ए ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान लोथार लुत्से ने भारतीय साहित्य की एकता को रेखांकित करते हुए ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त करवा दिया गया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में, पहले जो है इसकी संख्या 14 थी और बाद में संशोधन करके इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तमाम सारी भाषाएं हैं इसमें। ध्यान रखेंगे भोजपुरी भाषा इसमें अभी भी शामिल नहीं है, भोजपुरी बोली। गुरु ग्रंथ साहित्य कृति है किसकी? गुरु ग्रंथ साहित्य ये बहुभाषी कृति है, बहुभाषी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाबी के अलावा ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी, संस्कृत और फारसी जैसे अनेक भाषाओं और बोलियों का मिश्रण आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको बहुभाषी कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए वह अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह करता है। तो यह कथन किसका है? तो बहुभाषिकता की स्थिति को लेकर के यह कथन किसने कहा था? ब्लूमफील्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भाषाविद ब्लूमफील्ड ने बहुभाषिकता को मातृभाषा के समान प्रवीणता के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की अपूर्णता के संबंध में कोई चाहे जो भी कहे, परंतु अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बिल्कुल किसका है? J.W. गेटे का है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जर्मनी के विचारक हैं गेटे, कवि भी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अनुवाद की महत्व को विश्व कल्याण के लिए अनिवार्य बताया, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि अनुवाद अगर नहीं रहे तो विश्व का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक देश दूसरे देश से वार्ता नहीं कर पाएगा। 37 नंबर, अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन और संपादन कहलाता है।
बताएं। अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन और उसका संपादन, दोबारा से उसको जांच परख करके उसमें संशोधन करके उसको अच्छा बनाना ही पुनरीक्षण यानी रिवीजन कहलाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया होती है पुनरीक्षण, जिसमें क्या होता है, जो गलतियां होती है उसको ढूंढा जाता है और गलतियों को ठीक भी किया जाता है। ठीक है, जबकि जो है अनुवाद समीक्षा में या मूल्यांकन में उसको सुधारा नहीं जाता है, बताया जाता है केवल भाई ये गलती है। 38 नंबर, पुनरीक्षण करते समय संशोधन, भाषाई संशोधन भी होता है और संकल्पनात्मक संशोधन, दोनों प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भाषा सौष्ठव एवं सज्जा किस संशोधन के अंग हैं? भाषा सौष्ठव एवं सज्जा ये भाषाई संशोधन के अंग हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा को सुंदर यानी सौष्ठव और आकर्षक बनाना भाषाई संशोधन का ही एक प्रकार से उद्देश्य होता है। 40 नंबर, अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रचलित है। अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में कौन शब्द प्रयोग है बेटा? अनुवाद मूल्यांकन के लिए ट्रांसलेशन क्वालिटी असिस्टेंट असेसमेंट और ट्रांसलेशन एवोल्यूशन। तो अनुवाद मूल्यांकन के लिए दोनों शब्द का प्रयोग बराबर किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट बोलो चाहे ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों अनुवाद मूल्यांकन के लिए शब्दावलियों का प्रयोग अंग्रेजी में करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से, किस मूल्यांकन में अनूदित पाठ की प्रभाव उत्पादकता आंकी जाती है? बताएं। किस मूल्यांकन में अनूदित पाठ की प्रभाव उत्पादकता आंकी जाती है? तो प्रभावधर्मी में। ऑप्शन नंबर इसका प्रभावधर्मी मूल्यांकन में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, एक कृति के एक से अधिक अनूदित पाठों के विश्लेषण और मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? 42 नंबर, एक कृति के एक से अधिक अनूदित पाठों के विश्लेषण और मूल्यांकन को तुलनात्मक समीक्षा के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, आ टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर न्यूमार्क ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाने माने विद्वान है ये अनुवाद सिद्धांत के। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आ टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन। 44 नंबर क्वेश्चन से, सर्वप्रथम अंक गणित का अनुवाद अरबी भाषा में किसने किया था? सर्वप्रथम अंक गणित का अनुवाद अरबी भाषा में किया था मोहम्मद बिन ख्वारजमी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंक प्रणाली और अंक गणित का अरबी भाषा में अनुवाद करके इसने दुनिया तक पहुंचाया था। ठीक है, भारतीय अंक प्रणाली को। 45 नंबर प्रश्न है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक का लेखक कौन है? रिडल ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक को लिखा है हैकल साहब ने, अर्नेस्ट हैकल ने लिखा है द रिडल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, एक वैज्ञानिक दार्शनिक पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा हैकल ने लिखी, अर्नेस्ट हैकल। 46 नंबर प्रश्न आपका चुका, सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था मेरियम वेबस्टर ने। मेरियम वेबस्टर, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट, मेरियन विलियम्स नहीं, मेरियम वेबस्टर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्चुअली में इसका जो है, इसका क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरियम वेबस्टर तो लगा सकते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों के आधार पर। यद्यपि यह प्रश्न ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए विवादास्पद प्रश्न में आएगा, चूंकि मेरियम वेबस्टर को शब्द प्रयोग के प्रमाण हेतु चुना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है इसमें ज़्यादातर मिलता नहीं, तो ये क्वेश्चन इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा। लेकिन मेरियम वेबस्टर इसका यूनिवर्सिटी वगैरह करेक्ट आंसर मानती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य एक सेतु यानी एक पुल का काम कौन करता है? तो स्रोत भाषा जिसका अनुवाद होना है, लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है, उन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है अनुवाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वाय गोतसकी महोदय भाषा अधिगम में किस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं? वाय गोतस्की महोदय भाषा अधिगम में किस क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसको? संबंध क्रिया को नहीं, व्यवहार क्रिया को नहीं, व्याकरण को नहीं, अंतः क्रिया को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतः क्रिया को। लेओ वाय गोतस्की इनका पूरा नाम है। इनका मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है भाषा को सीखते हैं उसके माध्यम से। 49 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से, महोदय बैंक शब्द का मूल उद्गम स्थल, बैंक शब्द का यानी बैंक जो शब्द है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर? बैंक शब्द कहाँ? जापान का नहीं, अमेरिका का भी नहीं, इटली का भी नहीं, जापान शब्द ये इटली का शब्द है। बैंक इटली का शब्द है। ठीक है, बैंक शब्द इतावली शब्द है। ठीक है, किस शब्द से बना हुआ है ये शब्द बना हुआ है किससे बेटा? बैनका शब्द से, BANK
BANCA इससे बना हुआ है बैंक शब्द, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं BANCO बैंको, ठीक है, इससे निकला हुआ है बैंक, ठीक है, बेंच या बैंक शब्द बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इटली लगा दीजिएगा इसका। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र, देखिए, दैनिक जीवन में अनुवाद का प्रयोग खूब दबा के होता है, व्यापार और वाणिज्य में खूब होता है, विज्ञापन में, प्रचार प्रसार में भी खूब अनुवाद का प्रयोग होता है। बिना अनुवाद के कुछ भी संभव नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र ये सारा रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। तो आपका ये 100 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। 50 क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में दिया था, 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।